अच्छा भाई, क्वेश्चन कहता है फिगर 2.1 shows apparatus used to investigate the turning effect of a force. The uniform meter rule is freely pivoted at its center, and the Newton meter is 20 centimeters from the point, and a 4 Newton weight is 40 centimeters from the pivot. ठीक है भाई. उन्होंने आपको पिवट दिखा दिया और उसके साथ साथ उन्होंने आपको कुछ फोर्सेस दिखा दी. कहते हैं द मीटर रूल इज इन इक्विलिब्रियम. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपको अप्लाई करना है यहाँ पे. आप इसका जवाब लिख सकते हो. The sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise moments. जितनी ताकत से ऑब्जेक्ट राइट साइड पे घूमने की कोशिश कर रहा होगा क्लॉकवाइज, उतनी ताकत से वो लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा होगा. कहते हैं कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर पे रीडिंग क्या आ रही है जरा आप ये बताएं. अब देखो न्यूटन मीटर पे रीडिंग देने के लिए मैं एक चीज देखता हूँ डायग्राम. मैं ये देखता हूँ कि जो मेरा 4 न्यूटन का वेट है ये कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए. इसकी वजह से मेरा मीटर रूल नीचे गिरेगा. जबकि जो न्यूटन मीटर के अंदर फोर्स है विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वो कोशिश कर रही है मेरे मीटर रूल को ऊपर उठाने की, उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देने की. आपको पता है भाई आपका सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए. मतलब F इंटू 20 जो मोमेंट आपका क्लॉकवाइज में बन रहा है शुड बी इक्वल टू 4 न्यूटन इंटू 40. फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या करते थे ना, ये हमारी फोर्स, ये इसका डिस्टेंस. इसी तरह ये हमारी फोर्स और ये इसका डिस्टेंस पिवट से. यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, 8 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. फिर कहते हैं द वेट ऑफ द मीटर रूल इज 1.2 न्यूटन्स. कैलकुलेट द साइज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मीटर रूल बाय द पिवट. अच्छा भाई, इस सवाल को थोड़ा सा तसल्ली से हम समझेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे. कहता है द वेट ऑफ द मीटर रूल इज 1.2 न्यूटन्स. व्हाट इज द साइज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मीटर रूल बाय द पिवट. पिवट कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है आप ये बताओ. देखो इस चीज को समझने के लिए मैं साइड में एक मीटर रूल आपके आसानी के लिए बना देता हूं. यहाँ बीच में है मेरे बच्चे मेरा हमारा पिवट. इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं जिनमें से एक फोर्स आपके पास ये 4 न्यूटन का वेट था. एक फोर्स आपके पास यहाँ पे आ रही है 8 न्यूटन की जो न्यूटन मीटर में थी. उसके अलावा इसने मुझे बोला कि जो वेट है आपके मीटर रूल का वो 1.2 न्यूटन का, और मीटर रूल यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मीटर रूल है 1.2 न्यूटन का, इसका अपना वेट है. इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस रूल का अपना वजन सेंटर से 1.8 न्यूटन के बराबर आ रहा है. वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ पिवट मीटर रूल पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. बेटा इस बात का जवाब निकालने के लिए आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम में होने की दो कंडीशंस होती हैं.
एक इस चैप्टर में हमने पढ़ी है, वो है क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। दूसरी कंडीशन होती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो एज वेल। उस बॉडी पे लगती हुई तमाम फोर्सेस का सम भी आपके पास जीरो होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये चीज मुझे फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कम है, अपवर्ड में ज्यादा है। इसका मतलब एक फोर्स पिवट अप्लाई कर रहा होगा। पिवट भी क्योंकि असल में बीच में ही है, इसलिए मैंने वहीं पैरो बना दिया इसका। एक फोर्स पिवट अप्लाई कर रहा होगा आपके मीटर रूल पे, ताकि वो एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है बैलेंस करने की वो प्रोवाइड की जा सके और आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सके। तो हमारे पास एक फोर्स ऊपर है 8 न्यूटन्स की, और एक फोर्स हमारे, दो फोर्सेस हमारे पास नीचे थी 4 और 1.8 की। एक फोर्स पी और लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सके। फोर्सेस के लिहाज से बैलेंस होने के लिए पिवट भी हमारे पास एक फोर्स लगा रहा होगा। और वो होगी 2.2 न्यूटन। See, this is our force acting in the downward direction। ये पिवट से मीटर रूल पे लग रही होगी। और ये क्यों लग रही होगी? क्योंकि पिवट जो है वो मीटर रूल के साथ कांटेक्ट में होगा। ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, तो ये ऐसा मामला हुआ होगा कि अगर ये होल था पिवट के लिए, तो ये रॉड ऐसे जुड़ी हुई होगी। ओ सॉरी, इस तरीके से इसको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। सही, आपके पास अब यहां से एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। इस बात को इंश्योर करने के लिए ये आपका पिवट आ गया। दिस इज द होल दैट वी मेड। तो एक फोर्स ये भी लगा रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है। एक ये पिवट लगा रहा होगा इस पे, ताकि नीचे की तरफ पुश करके बाकी दो फोर्सेस के साथ उसे बैलेंस कर सके। तो ये बात याद रखना हमेशा कि अगर तुम्हारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मोमेंट के अलावा फोर्सेस का बैलेंस होना भी जरूरी होता है। अपवर्ड फोर्सेस का डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल आना जरूरी होता है। क्योंकि बेटा अपवर्ड फोर्स ज्यादा थी और डाउनवर्ड कम थी ना, तो पी को लाजमी सी बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगना पड़ेगा। एक मिनट, गाइस गिव मी अ मिनट, रिज्यूम करते हैं हम इसको।
आपने हर सवाल पूछा था कि why is P, so we should have to make the force balanced, right? Yes, you have to make the forces balanced. Moment balance होना अपनी जगह एक चीज है, forces का balance होना भी आपके सिस्टम के इक्विलिब्रियम में आने के लिए जरूरी होता है. अच्छा भाई, अब हमारे पास एक यहाँ पे दूसरा सवाल है. ये क्वेश्चन कहता है कि figure of 2.1 shows the student doing a press up. See, a total force F acts upwards on his hands. There is also a force upwards on his toes. The weight of the student is 600 Newton and this force acts downwards from his center of mass. Explain why the student does work as his body rises from the ground. ये वर्क से रिलेटेड सवाल है. वर्क खैर अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसका एक बेसिक सा ऐसे एक आइडिया दे देता हूँ. देखो, वर्क होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है बेटा. सबसे पहली चीज वर्क होने के लिए जो जरूरी होती है वो है फोर्स, और दूसरी चीज होती है उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. अगर ये दोनों चीजें आपको नजर आती हैं, यानी अगर आपके ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई की जाए और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे वर्क हुआ. इस बात को मैं वर्डिंग्स में ऐसे लिख सकता हूँ. ये सिलेबस से थोड़ा सा अभी, सिलेबस बोल रहा हूँ, अभी चैप्टर से हट के बात है. Because the boy moves in the direction of applied force. State the form of energy that the student uses to do this work. Work force नहीं होती. It's basically definition of work. It's the product of force and displacement parallel to force. ये इसकी असल definition. It is a product of force and displacement parallel to force. We can state the form of energy that the student uses to do this work. कौन सी एनर्जी वो इस्तेमाल कर रहा है अपने अंदर? वो असल में अपनी केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करता है. हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी होती है जिसको हम यूज करते हैं और हम अपने दिन भर के सारे काम कर रहे होते हैं ना. काइनेटिक तो मूवमेंट के वक्त आती है ना बेटा. वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट काइनेटिक में जरूर हो रही होगी क्योंकि वो राइज कर रहा है, मूव कर रहा है ऊपर, लेकिन जिस एनर्जी का उसने अपने अंदर इस्तेमाल किया है वो एनर्जी उसकी केमिकल एनर्जी है. अच्छा, अब वो कहते हैं एट द पोजीशन शोन इन फिगर 2.1 द स्टूडेंट इज स्टेशनरी. द वेट ऑफ द स्टूडेंट कॉजेस अ मोमेंट अबाउट हिज टोज. ठीक है, दीज आर हिज टोज and this is right now acting as a pivot for you guys. कहते हैं calculate the moment of the weight of the student about his toes. मोमेंट कितना, वेट कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. भाई आप के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो फोर्स 600 न्यूटन की है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर्स का है. तो यहाँ पे आप मोमेंट के लिए लिख सकते हो 600 न्यूटन्स इंटू 0.8 मीटर्स. ये हो गया 48 न्यूटन मीटर्स. उसके बाद कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ. फोर्स एफ कौन सी फोर्स है? फोर्स एफ वो वाली फोर्स है जो इस बंदे के हाथ से लगा रहा है. अब देखिए यहाँ पे क्योंकि वो बंदा स्टेशनरी था, इक्विलिब्रियम में था, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो ये फोर्स प्रोड्यूस कर रही है इट मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. जितनी ताकत से वो नीचे गिरना चाह रहा है उतनी ताकत से वो ऊपर राइज भी करने की कोशिश कर रहा होगा, तभी तो वो रुक गया. मैं यहाँ पे अगर इक्वेशन बनाऊं तो क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस में यूज करूंगा बेटा 1.2 का. क्यों? क्योंकि देखो ये आपका पिवट था
और यहां से लेके फोर्स तक का जो डिस्टेंस बनता है वो 1.2 मीटर्स बनता है। उन्होंने जो 0.4 दिया था वो सिर्फ उसके वेट से लेके उसके आर्म्स तक का था, हमें तो पिवट से लेना होता है ना। और दूसरी तरफ जो मोमेंट आया था वो लाजिमी बात है 600 इंटू 0.8 आया था, इसकी वैल्यू तो खैर आप निकाल भी चुके थे, 48 अपॉन 1.2। यहां से आप मुझे बता सकते हो कि उस बंदे के आर्म से कितनी फोर्स लग रही होगी। फोर्टीन न्यूटन आ रहा है आंसर। इसमें अगर कोई सवाल है किसी के जहन में तो वो पूछ ले। Why can't we directly do न्यूटन आया कहाँ? 600 न्यूटन इंटू 0.4 से तो आपको एफ थोड़ी मिलेगा, आपको तो फोर्स एफ चाहिए। फोर्स एफ के लिए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही लगाना पड़ेगा ना। पॉइंट फोर लेने का मतलब तो ये हो गया ऐसा कि आप जो है वो उसकी आर्म को अपना पिवट अज्यूम कर रहे हैं, जबकि उसने मुझे बोला है कि भाई आप टो के अबाउट उसको सॉल्व कीजिए। अब एक ऐसा ही सवाल हमारे पास यहाँ पे भी है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं फिगर 1.1 shows a painter standing on a wooden plank directly above the right hand support. The plank has a length of 3.6 meters, ठीक है, width 2.35 meters and thickness 0.025 meters. The gravitational field strength is 10 newtons per kilogram and the mass of the plank is 23 kilograms. Calculate the density of the wood from which the plank is made. Density चाहिए उनको आपसे। अब देखिए उन्होंने आपको लेंथ, विड्थ, थिकनेस सब दे दिया, इवन मास तक दे दिया, तो डेंसिटी निकालना तो हमारे लिए आसान हो गया। फॉर्मूला हमें पता है डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो भाई डेंसिटी हमें चाहिए थी, मास था 23 किलोग्राम्स का, और वॉल्यूम जो है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से आ जाएगा 3.6 इंटू 0.35 इंटू 0.025। बताइएगा भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। सेवन 30 kilograms per meter cube। ठीक है भाई, अब आपसे वो कहता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी भाई, किसी बच्चे को अगर कुछ ना समझ में आया तो वो पूछ ले। अब वो कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक इज इन द मिडल ऑफ द प्लैंक एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.3 meters फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सपोर्ट।
कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्लैंक। अच्छा, वेट निकालना तो खैर मुश्किल काम नहीं है क्योंकि उसने मास भी दिया हुआ था और उसने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी दी। कहाँ आप इस सवाल में देख सकते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें जी और एम दोनों की वैल्यूज आपको मिल गई। 23 का मास, 10 की ग्रेविटी। ये हो गया आपके पास 230 न्यूटन्स। कहता है द मोमेंट ऑफ द प्लैंक अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट। अब मोमेंट कैलकुलेट करना है प्लैंक का अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट। राइट हैंड सपोर्ट अगर मैं देखूं तो ये वाली, बोला इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो, तो मतलब यहां इस जगह को आप पिवट अज्यूम कर रहे हैं। सही, दिस इज योर पिवट ओवर है। तो भाई अगर मोमेंट निकालना है तो देखो वेट तो यहां लग रहा है 1.3 मीटर के डिस्टेंस पे। अभी आपने कैलकुलेट भी किया, 230 न्यूटन आ रहा है ये। ठीक, अब आप यहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लो। फोर्स आपके पास 230 न्यूटन है, डिस्टेंस आपके पास 1.3 मीटर। तो मैं मोमेंट निकाल लेता हूँ फोर्स इंटू डिस्टेंस से। 230 न्यूटन 1.3 मीटर्स के डिस्टेंस पिवट से उसने हमें बताया था। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 299, राउंडेड ऑफ कर ले तो तकरीबन 300 न्यूटन मीटर। आप चाहें तो 299 न्यूटन मीटर यहाँ लिख सकते हैं। फिर वो कहते हैं द पेंटर मूव्स फर्दर टू द राइट अलोंग द प्लैंक एंड द प्लैंक रोटेट्स अबाउट द राइट हैंड सपोर्ट। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैंक रोटेट्स। अच्छा भाई, वो कह रहा है पेंटर थोड़ा सा जैसे ही राइट साइड पे मूव करता है, वो कहता है पेंटर जैसे ही थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे मूव करता है और आपके पास जो सिस्टम है वो घूम जाता है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये रोटेट क्यों करता है। बेटा वो जो टी बना है वो टॉर्क का सिंबल। हाँ भैया, क्यों रोटेट करना चाहिए उसे अगर बंदा राइट साइड पे जाएगा। अगर वो यहाँ आके खड़ा हो जाता, ये प्लैंक रोटेट करता है, एंड व्हाई वुड दैट हैपन। सोचो भाई क्यों होना चाहिए ऐसा, आसान सा सवाल है। Sir, the sum of clockwise moments is not equal to the sum of anti-clockwise moment. एग्जैक्टली exactly. जैसे ही द पर्सन विल स्टैंड ऑन द राइट, द क्लॉकवाइज मोमेंट विल इंक्रीज and your object will actually move to or fall towards the right.
ठीक है, क्योंकि आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका जो वेट है वो मोमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही आप मूव करेंगे और मजीद राइट पे, बंदे का वेट जो है वो ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस कर देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सिस्टम बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गए हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं थोड़े बहुत एमसीक्यूज के, ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाए। पहला वाला एमसीक्यू तो मुझे याद पड़ रहा है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था शायद, या नहीं? चलो अगर नहीं भी किया था तो जरा ट्राई करो इस वाले एमसीक्यू को। इसमें सी आपका सेंटर ऑफ मास है, जहां से सारा वेट लग रहा है आपको, और आपको मोमेंट चाहिए। हमने क्या सीखा था कि भाई जब भी कभी मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, तो डिस्टेंस है वो आपका पिवट से फोर्स के लाइन तक होना चाहिए। और अगर फोर्स कहीं अलग जगह पे लग रही है, आप उसकी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपके पास पिवट से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस कितना है। और ये आ रहा है QC के बराबर। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन की गई है 0.3 मीटर्स। अगर हमें मोमेंट कैलकुलेट करना हो, मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम वेट की वैल्यू को QC की लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दें, जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वेट 2 न्यूटन्स का था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.3 मीटर्स का है, ये आपके पास हो जाएगा 0.6 न्यूटन मीटर्स, और होगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लैमिना मेरे बच्चे इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। कोई भी रैंडम शेप्ड ऑब्जेक्ट लैमिना से आप कह लो कि डिनोट करते हैं। चले भाई आगे। इस सवाल में अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो पूछ ले।
अब जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन बड़ा ही टेक्निकल सवाल है और अक्सर इसमें हमसे गलती होती है। देखते हैं ये सवाल आप सही करते हुए। हाँ भाई, कुछ अंदाजा हुआ? बड़ी देर से आप लोग सोच रहे हैं इस चीज के ऊपर। इक्विलिब्रियम में सिचुएशन है आपकी, पिवट लगा हुआ है बीच में, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होना चाहिए। जो हमारे अंदर ये बहुत सारे वो भी ले आएंगे, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वो लेवल्स के कितने बच्चे देख लेना, जितने बच्चे होंगे उतनी देख लेना। जी भैया, इसका आंसर था आपका बी। इसका आंसर बी। तो मजे की बात यह है, इसका आंसर बी इसलिए है, हमें लगता था कि सर वो जो दूसरा वाला सिलेंडर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो तो बड़ा ब्लॉक है ना, उसका तो वेट ज्यादा होना चाहिए। भाई अगर उसका वेट ज्यादा है और इसका वेट कम है तो सेम डिस्टेंस पे रखे होने पे ये बैलेंस तो कर ही नहीं सकते। अगर एक का वेट ज्यादा है और अगले का वेट कम है तो सेम डिस्टेंस पे तो ये बैलेंस नहीं कर सकते फिर, क्योंकि इसका मोमेंट ज्यादा होगा, इसका मोमेंट कम होगा। लेकिन सिस्टम बैलेंस्ड है और पिवट भी बिल्कुल बीच में है। तो अगर क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है, पिवट भी बीच में है, जितना डिस्टेंस राइट पे उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट के ऊपर भी है। आप क्लियरली इस बात को समझ सकते हो कि हाँ भाई आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सर डी क्यों नहीं हो सकता? डी भी तो इसी तरह का है बिल्कुल। क्या चीज? जो डी ऑप्शन है वो भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, लेकिन डी ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है वो देखो। जो टोटल फोर्सेस डाउनवर्ड है, अगर मैं बोलता हूँ भाई 5 न्यूटन ईच, तो जो अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए बैलेंस करने के लिए दैट शुड बी 10 न्यूटन। थोड़ी बड़े एरो बनना चाहिए उसका। जबकि इसके अंदर जो उन्होंने ऊपर वाला एरो बनाया है वो उसी लेंथ का बना दिया, जो कि गलत है। और सी में क्या मसला था भाई कि यहाँ पे एक फोर्स अगर ये 5 न्यूटन की है और एक फोर्स 10 न्यूटन की है और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मोमेंट ज्यादा होगा, इसका मोमेंट कम। चीज को तो इस साइड पे गिर जाना चाहिए। तो ये तो आपका जी। लॉजिक बनती नहीं है। उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा बना के आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखाया। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होने का खारिज से मतलब नहीं है कि उसका वेट ज्यादा हो सकता है उसकी डेंसिटी कम हो। बड़ा साइज होने के बावजूद भी आपके पास जो मोमेंट है वो सेम आ रहा है और फोर्स सेम प्रोड्यूस हो रही है।
चले आगे चलते हैं फिर। ये मेरे ख्याल से मैंने करवा भी दिया था। हाँ, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू कहता है यूनिफॉर्म बीम इज बैलेंस्ड एट इट्स मिड पॉइंट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द बीम एज शोन व्हिच फोर्स विल रीबैलेंस द बीम। इसको बैलेंस दोबारा बैलेंस करना है, ठीक है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि यू हैव अ 60 न्यूटन फोर्स एट अ 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आपके पास एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, एंड दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है, वी हैव अ मोमेंट प्रोड्यूस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 60 न्यूटन 30 सेंटीमीटर। तो मैं इन जनरल कह सकता हूँ 1800 न्यूटन सेंटीमीटर्स का फोर्स इनटू डिस्टेंस से निकालते हो ना अपना मोमेंट। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको इतना ही मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लगाने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस साइड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओ और ऐसी फोर्स लगाओ कि 1800 न्यूटन सेंटीमीटर का मोमेंट प्रोड्यूस हो सके। मतलब फोर्स और डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मोमेंट आ रहा हो 18 न्यूटन सेंटीमीटर्स, 1800 न्यूटन सेंटीमीटर। या फिर इस साइड पे तुम्हें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे भी तुम्हारे पास मोमेंट उसी डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा। अगर राइट साइड पे फोर्स लगाते हो तो डाउनवर्ड अप्लाई करना, अगर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगाते हो तो अपवर्ड अप्लाई करना, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। भाई बी के बाद जरा दोबारा सोचा। अब देखो मैं ऑप्शन ए से सोचना सिखाती हूँ। 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड। 30 न्यूटन की फोर्स लगानी है ऊपर की तरफ और 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड पॉइंट। इससे 6 3 1800 न्यूटन सेंटीमीटर का मोमेंट भी बन रहा है और वो बन भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा है। आपका आंसर ए हो जाएगा। जो बी बोल रहा है उसको मैं बी का मसला समझाता हूँ। अगर आप 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड्स लगाते हो 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ मिड पॉइंट, तो मेरे बच्चे आपने उसको यहाँ पे 60 सेंटीमीटर्स टू द राइट ऑफ मिड पॉइंट अगर आपने 30 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगा दी, आप उसे गिराने से थोड़ी, बल्कि उसको उल्टी डायरेक्शन में और गिराने में सपोर्ट करोगे। हमें तो बचाना है, उसको बैलेंस करना है, ना कि उसको पलट देना है। तो बैलेंस करने के लिए तो जरूरी है ना कि भाई आप या तो डाउनवर्ड फोर्स लगाइए अगर राइट पे लगा रहे हैं, और अगर लेफ्ट पे लगा रहे हैं तो ऊपर लगाइए, ताकि मोमेंट उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सके। साइड चेंज होने से फोर्स की डायरेक्शन में भी फर्क पड़ता है। आप अगर राइट साइड पे फोर्स लगा रहे थे तो आप नीचे फोर्स लगाएंगे ताकि इस वेट का जो इफेक्ट था वो इसके वेट से, इस फोर्स से कैंसिल हो। अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी इस तरह, तो आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इसके घूमने को। 60 न्यूटन भी वो अपनी तरफ गिराना चाह रहा है और आपकी अपवर्ड फोर्स उसे घुमाने चाह रही। राइट साइड से आप पुश थोड़ी करोगे, राइट साइड से तो आपको नीचे की तरफ पुश करना चाहिए। नाइनटी न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। फिर वही मसला भाई, अगर नीचे फोर्स लगाओगे 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट और एक्टिंग डाउनवर्ड्स नीचे लगाओगे तो बेटा ये तो तुम्हारे इस बीम के वेट के साथ साथ नीचे की तरफ ही गिरा देगा उसको। हमें तो बैलेंस करना है, हमें फोर्स ऐसे लगानी है कि मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। हमारे 60 न्यूटन की फोर्स ने उसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस किया, हमें फोर्स ऐसी लगानी है कि क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा हो। चलो भाई आगे, इसमें अब तक किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले।
ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, मैं कुछ एमसीक्यूज तुम लोगों को करवाए थे, मैं देख लेता हूँ वही दोबारा ना रिपीट हो रहे हो। ये वाला नहीं किया था, ट्राई करो भाई इसको, एक मिनट में और देख लो कोई अच्छा सा अगर हो, पहले वो करवा दूं ना ताकि, चलो पहले जरा एक ये वाला देख लो, 9th और 10th देख लो। बड़ा आसान है 9th। विच ऑब्जेक्ट इज द लीस्ट स्टेबल? स्टेबिलिटी दो चीजों से आती थी, बी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जितना नीचे रखेंगे और बेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उससे चीज उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो लीस्ट स्टेबिलिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर होनी चाहिए और बेस एरिया भी छोटा होना चाहिए। ऐसी बुराई जो है वो बी में आई हुई है। बी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर है सबसे ज्यादा और बेस एरिया भी सबसे कम है। टेन देखो, which chair is the least stable of if the child moves? सबसे कम स्टेबिलिटी एक ही है, बिल्कुल। हाइट भी एक तो ज्यादा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गई, ऊपर से बेस एरिया भी कम। अच्छा, अगर मोस्ट स्टेबल का सवाल होता तो क्या देते जवाब? मोस्ट स्टेबल, सी। फिर सी होता आपका आंसर। सर जी बेटा। तो हमेशा जब अगर हाइट ज्यादा हो और एरिया कम हो तो इसका मतलब स्टेबिलिटी लीस्ट होगी, है ना? बिल्कुल, बाकी क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। सो आई एम शेयरिंग दिस वर्कशीट विद यू गाइस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एज वेल, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस वगैरह भी कर सको बैक एट होम। फिर अगर किसी चीज़ में मुझसे कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ लेना। हमारी अब जो अगली क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, उस क्लास के अंदर विल बी स्टार्टिंग अप विद द आइडिया ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अगली दो क्लासेस में विल बी डन थ्रू वर्क एनर्जी एंड पावर एंड देन हम प्रेशर करेंगे। ठीक, प्रेशर का टॉपिक करके जनरल फिजिक्स हमारा कंप्लीट होगा एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरे बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लेसन यहीं तक रखते हैं। ख्याल रखना बेटा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।